रेनेगेड इममॉर्टल एपिसोड 485 सेलेस्टियल स्पेयर। महिला की मूल आत्मा उस सील से मुक्त हो गई जिसमें वह आत्मा ध्वज के अंदर फंसी थी। वांग लिन के मुंह से बैंगनी प्रकाश की एक किरण निकली और कुछ फीट दूर महिला की आकृति में बदल गई। जैसे ही वह प्रकट हुई, उसने गुस्से भरी दहाड़ निकाली और वांग लिन की ओर झपटी। वांग लिन की आंखें चमक उठीं। वह 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो गईं। ओलसियर ने शांतिपूर्वक कहा, बस। एक शब्द के साथ बैंगनी पोशाक वाली महिला की मूल आत्मा प्रकाश के कणों में ढह गई और अपने हाथ के एक लहराने के साथ ओलसियर ने सारे प्रकाश के कणों को अपनी आस्तीन में इकट्ठा कर लिया। वांग लिन का दिल कांप उठा और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि वह उस जगह को घूर रहा था जहां बैंगनी पोशाक वाली महिला गायब हो गई थी और चुपचाप सोच में डूब गया। तुम सब जाओ। वांग लिन रुको। ओलसियर धीरे धीरे आकाश से उतरा और पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन के बाहर उतरा। बाई वेई ने जल्दी और सम्मानपूर्वक इसे स्वीकार किया। वह मुड़ा और दूर की ओर उड़ गया। उत्तर चरण आत्मा परिवर्तन वाली महिला के लिए उसकी अभिव्यक्ति भी बहुत सम्मानजनक थी और वह बाई वेई के साथ चली गई। मध्यम आयु के व्यक्ति और झाओ जिंगशा की अभिव्यक्तियां दोनों बहुत उदास थीं, खासकर झाओ जिंगशा की। उसकी अभिव्यक्ति बहुत खराब थी क्योंकि उसने वांग लिन को अर्थपूर्ण ढंग से देखा और फिर चला गया। बैंगनी डिवीजन के अन्य शिष्य भी धीरे धीरे चले गए। वांग लिन के प्रति उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। अब बैंगनी डिवीजन में कोई भी वांग लिन के प्रति असम्मान करने की हिम्मत नहीं करेगा। वांग लिन सम्मानपूर्वक ओलसियर के बगल में खड़ा था और सिर झुकाए चुप रहा। ओलसियर की शक्ति उसकी कल्पना से कहीं आगे थी। उसने गुप्त रूप से सितुनान के साथ तुलना की और उसे स्वीकार करना पड़ा कि सितुनान ओलसियर का मुकाबला करने से बहुत दूर था। आखिरकार सितुनान एक शब्द के साथ मूल आत्मा को ढहा नहीं सकता था और एक लहराने के साथ सब कुछ बहाल नहीं कर सकता था। यह पहले से ही सेलेस्टियल जादुओं के दायरे में था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो साधारण खेती करने वाले कर सकते थे। उनके साथ बिताए 1 महीने के समय में सितुनान ने खेती करने वालों द्वारा उपयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जादुओं के बारे में थोड़ा समझाया था और जो वांग लिन को सबसे ज्यादा याद रहा वह थे सेलेस्टियल जादू। सेलेस्टियल आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करने वाले जादू स्वचालित रूप से सेलेस्टियल जादू नहीं माने जाते थे। असली सेलेस्टियल जादू शक्तिशाली जादू थे जो खेती गठबंधन द्वारा खेती ग्रहों के नेताओं को दी गई सीलों के बराबर थे। हालांकि सीलों के लिए विरासत की आवश्यकता थी, जबकि सेलेस्टियल जादुओं के लिए केवल सील और मंत्र की आवश्यकता थी। सेलेस्टियल रियल्म के ढहने के बाद बड़ी मात्रा में सेलेस्टियल जादू गायब हो गए और समय के साथ सेलेस्टियल जादुओं की संख्या कम होती गई। सेलेस्टियल जादू निम्न गुणवत्ता, मध्यम गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता में विभाजित थे। एक शीर्ष गुणवत्ता भी थी, लेकिन यह इतनी दुर्लभ थी कि सितुनान ने इसके बारे में केवल अफवाहें सुनी थीं, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा बात नहीं की। सितुनान द्वारा वांग लिन को सिखाए गए 3 घातक जादुओं के लिए वे एक अधूरी निम्न गुणवत्ता सेलेस्टियल जादू से निकाले गए थे जो ये वुयो के पास था। सितुनान इसे दोहरा नहीं सका, वह केवल इसका अनुकरण कर सका। वर्षों के अध्ययन के बाद वह उससे 3 घातक जादू निकाल सका। 3 घातक जादुओं में राक्षसी गुण थे क्योंकि सितुनान राक्षसी मार्ग का पालन करता था। ओलसियर पर्पल फॉरेस्ट पैलेस के बाहर चुपचाप खड़ा था और फॉरेस्ट शब्द को चुपचाप घूर रहा था। आसपास पूरी तरह से सन्नाटा था। वांग लिन वहां खड़ा था ओलसियर के साथ और चुप रहा। उसे नहीं पता था कि उसके नए गुरु का व्यक्तित्व कैसा है और वह यह देख पाने में असमर्थ था कि उसका गुरु क्या सोच रहा है। हालांकि ओलसियर के चेहरे की अभिव्यक्ति से ऐसा लग रहा था कि ओलसियर नाराज नहीं है। लंबे समय बाद ओलसियर ने एक आह भरी और अपनी नजर हटा ली। उसने वांग लिन को देखा और मुस्कुराया। क्या शानदार फॉरेस्ट बुरा नहीं है? इस शब्द से एक अत्याचारी आभा निकल रही है जो स्वर्ग को भेद सकती है। हाँ, तुम्हारा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो जो राक्षसी मार्ग की खेती करता है
और उस व्यक्ति ने तुम में राक्षसी आभा का एक टुकड़ा छोड़ दिया है। वांग लिन का दिल कांप उठा। हालांकि उसकी अभिव्यक्ति नहीं बदली, उसका दिमाग तेजी से दौड़ा। अंत में उसकी स्मृति दूसरे भाई पर केंद्रित हो गई, जिसने निषिद्ध अवतार तकनीक का उपयोग करके अमर राक्षसी शरीर प्राप्त किया था। फिर उसने एक निर्णय लिया, क्योंकि उसने सत्यपूर्वक सिर हिलाया और कहा, शिष्य ने वास्तव में किसी को जाना था, लेकिन यहाँ की यात्रा पर हमारे रास्ते अलग हो गए। ओलसियर ने अपनी सफेद दाढ़ी रगड़ी और मुस्कुराया। भले ही वह ग्रह तियान युन पर आया होता तो भी ठीक होता। तुम्हारे गुरु की नज़र में कोई अच्छा या बुरा नहीं है, व्यक्ति को केवल अपनी इच्छाओं का पालन करना चाहिए। स्वर्गीय भाग्य, स्वर्गीय भाग्य। दुनिया में सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। जब तक किसी का दिल दृढ़ है, तब तक वह मौजूद लाखों दांवों में से किसी की भी खेती कर सकता है। वांग लिन ने सहमति में सिर हिलाया। उसने उस तकनीक के बारे में सोचा जो दूसरे भाई ने इस्तेमाल की थी, जो प्रकृति में लगभग एक राक्षसी तकनीक थी। यही कारण था कि उसने झूठ बोलने के बजाय सच बोलने का फैसला किया, क्योंकि ओलसियर उसे देख सकता था। तुम अच्छा आराम करो। 3 महीने बाद मेरी जन्मदिन की उत्सव होगी। ग्रह तियान युन और आसपास के ग्रहों से कई शक्तिशाली खेती करने वाले आएंगे। मैं इस अवसर का उपयोग तुम्हें शिष्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा करने के लिए करूंगा और ग्रह तियान युन के लोगों को तुम्हारे बारे में कुछ छाप देने के लिए। मुझे लगता है कि जल्द ही तुम्हारा वरिष्ठ शिष्य भाई तुम्हें इसके बारे में और बताने के लिए आएगा। ओलसियर ने बोलते हुए हवा में कदम रखा और धीरे धीरे दूर क्षितिज में गायब हो गया। वांग लिन ने सम्मानपूर्वक ओलसियर को विदा किया और फिर पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन में चला गया। पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन की तीसरी मंजिल पर गुप्त कक्ष में वांग लिन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसने अपनी आंखों में रहस्यमयी रोशनी के साथ आसपास देखा। ऐसा लगता है कि मुझे इस हेवनली फेट संप्रदाय में एक आधार मिल गया है। यह भी लगता है कि मैं दयालु नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि जो लोग अधिक दबंग हैं, उनके यहाँ जीवित रहने की बेहतर संभावना है। ओलसियर शायद पूरे समय ध्यान दे रहा था और उसने मेरे द्वारा उपयोग किए गए सभी खजानों को स्पष्ट रूप से देखा। युद्धरथ ठीक है, लेकिन मुख्य बात सेलेस्टियल तलवार है। सब कुछ अपेक्षाओं के भीतर है, लेकिन अगर मुझे यहाँ एक स्थिर जड़ चाहिए तो मैं सेलेस्टियल तलवार को छिपा नहीं सकता। ओलसियर से सेलेस्टियल तलवार को छिपाने का कोई तरीका नहीं है, और मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका उपयोग मैं उससे खुद को बचाने के लिए कर सकूं। लेकिन मुझे विश्वास है कि ओलसियर को अपने शिष्य से इसे मांगने का मोह नहीं होगा। भले ही वह मांगे, मैं इसे सीधे दे दूंगा और शायद इससे कुछ अच्छे लाभ मिलेंगे। दूसरा भाई द्वारा उपयोग की गई वह निषिद्ध अवतार तकनीक बहुत अच्छी थी। अब मेरी खेती प्रारंभिक चरण आत्मा परिवर्तन के शिखर पर पहुंच गई है, और मानव परीक्षा के दौरान मैंने अनगिनत चक्रों का अनुभव किया और अपने दांव दिल को मजबूत किया। स्वर्गीय परीक्षा में मैं स्वर्ग के दांव को समझ सका और अपने डोमेन में प्रबुद्धता प्राप्त की। हालांकि मध्य चरण आत्मा परिवर्तन तक पहुंचने के लिए मुझे सेलेस्टियल जेड्स की आवश्यकता है। मेरे पास सेलेस्टियल जेड्स की मात्रा पर्याप्त नहीं है। थोड़ा सोचने के बाद वांग लिन ने पवेलियन की सुरक्षा के लिए कई प्रतिबंध भेजे और फिर खेती शुरू कर दी। बैंगनी डिवीजन के पूर्वी हिस्से में जेड चट्टानों की एक बिछावट पर एक बहुत शानदार पवेलियन था, जिस पर 3 बड़े शब्द उकेरे गए थे, पर्पल स्टार पवेलियन। झाओ जिंगशा उदास अभिव्यक्ति के साथ पर्पल स्टार पवेलियन में चला गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसने अपनी मुट्ठी बांधी और हवा में मुक्का मारा। वांग लिन, मैंने 2000 साल तक गुरुजी का अनुसरण किया है, इसलिए मैं गुरुजी के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। उन्होंने तुम्हें सीधे पैतृक मंदिर में नहीं ले गए और तुम्हें जीवन रक्षक निषिद्ध तकनीक नहीं दी। इसके पीछे कोई कारण होना चाहिए। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो यह तुम्हारे लिए गुरुजी की असली परीक्षा है। अगर 3 महीने बाद जन्मदिन के उत्सव में तुम अपनी प्रतिभा दिखा सकते हो, तो वह तुम्हें वास्तव में शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे। हालांकि वांग लिन, मैं तुम्हें वह मौका नहीं दूंगा।
मुझे पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन की परवाह नहीं है, लेकिन बैंगनी डिवीजन में प्रत्यक्ष शिष्य का स्थान निश्चित रूप से मेरा होगा। दूसरा भाई घायल हो गया है और निश्चित रूप से एक नफरत को पाल रहा है जिसका उपयोग किया जा सकता है। तीसरे भाई के लिए वह व्यक्ति बहुत अप्रत्याशित है, इसलिए वह थोड़ी समस्या हो सकता है, लेकिन मेरे पास अभी भी उसे मेरी बात मानने का तरीका है। चौथी बहन, उसका खेती स्तर ऊंचा है, लेकिन मेरे पास स्वाभाविक रूप से उससे निपटने के तरीके हैं। छठा भाई पहले ही एसेंडेंट चरण तक पहुंच चुका है, लेकिन सुन युन द्वारा उसका स्थान ले लिए जाने के बाद वह हेवनली फेट संप्रदाय छोड़कर बाहर स्वयं को प्रशिक्षित करने गया। अगर वह वापस आता है तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर वह नहीं आता तो मेरा एकमात्र प्रतिद्वंद्वी वांग लिन होगा। मैंने मूल रूप से इस व्यक्ति को खतरा नहीं माना था, लेकिन आज मैंने देखा कि उसके जादू बुरे नहीं हैं, उसके खजाने अच्छे हैं, और हालांकि उसकी खेती केवल प्रारंभिक चरण आत्मा परिवर्तन में है, वह उत्तर चरण आत्मा परिवर्तन वाले को धमकी दे सकता है। वह मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। दुर्भाग्यवश इतने सालों बाद मेरी चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई हैं, वरना एक साधारण प्रारंभिक चरण आत्मा परिवर्तन खेती करने वाला मेरे ध्यान के लायक नहीं होता। झाओ जिंगशा की आंखों में एक राक्षसी रोशनी दिखाई दी क्योंकि उसने पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन की ओर देखा और एक भयावह अभिव्यक्ति दिखाई। सातवें भाई, मैं तुम्हें पहले चौथी बहन के साथ लड़ने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह घायल कर दूंगा कि तुम्हें ठीक होने में सालों लग जाएंगे। तब तक मैं पहले से ही 7 प्रत्यक्ष शिष्यों में से एक हो जाऊंगा और मेरी खेती की रिकवरी दिखाई देगी, इसलिए तुम अब मेरे ध्यान के लायक नहीं रहोगे। बैंगनी डिवीजन के पश्चिमी हिस्से में एक बहुत ही सुंदर और दूधिया सफेद पवेलियन था। यह स्थान था पर्पल वेई पैलेस। बाई वेई चुपचाप पवेलियन के अंदर बैठा था और उसके सामने एक पेड़ की शाखा थी। यह एक ऐसी शाखा थी जो अभी अभी पेड़ से तोड़ी गई थी। उस पर अभी भी कुछ युवा कलियां उग रही थीं। बाई वेई ने पेड़ की शाखा को देखा और एक सोच में डूबी अभिव्यक्ति दिखाई। इस वांग लिन की खेती अजीब है। जब मैं उससे व्यापार ग्रह पर मिला था, मुझे लगा था कि उसमें वही ताकत थी जो उसने अभी दिखाई, और उस समय उसने इन सभी खजानों और जादुओं का उपयोग भी नहीं किया था। इस सातवें भाई के पास निश्चित रूप से बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन जितने ज्यादा रहस्य उसके पास हैं, उतना ही वह आकर्षक है। बाई वेई ने बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखों में एक समझ से परे अभिव्यक्ति दिखाई दी। उसने अपनी दाहिनी तर्जनी को धीरे से अपने मुंह के कोने पर रखा। रात हो गई। चांदनी के नीचे बैंगनी डिवीजन बहुत शांत लग रहा था। आज रात बैंगनी डिवीजन के शिष्यों ने केवल वांग लिन के बारे में बात की। वांग लिन का नाम उस आकर्षक उल्का की तरह था जो आकाश में चाप बना रहा था, जिसे देखने के लिए हर कोई अपनी गर्दन उठाए बिना नहीं रह सकता था। सवाल था, क्या यह उल्का केवल कुछ क्षणों के लिए रहेगा या हमेशा के लिए बना रहेगा? वांग लिन कमल की मुद्रा में बैठा और पूरी रात बिना एक शब्द बोले खेती करता रहा। दूसरे दिन सुबह जब पवेलियन की छत से प्रकाश की पहली किरण अंदर आई, वांग लिन ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि वह खड़ा हुआ और तीसरी मंजिल से नीचे उतरा। सेलेस्टियल जेड्स, वांग लिन ने थोड़ा सोचा और फिर सिर उठाकर पवेलियन के बाहर देखा। थोड़ी देर बाद बाहर से एक कोमल आवाज आई, सातवें भाई, क्या तुम्हारे पास कुछ खाली समय है? वांग लिन की अभिव्यक्ति तुरंत अजीब हो गई। बैंगनी डिवीजन में वह झाओ जिंगशा या चौथी बहन से नहीं डरता था, लेकिन बाई वेई के प्रति उसे उससे बचने की आवश्यकता महसूस हुई। रिनेगेड इममॉर्टल, एपिसोड 486, द 7 ट्रू डिसाइपल्स ऑफ द ऑलसियर। वांग लिन ने चुपके से आह भरी और पवेलियन से बाहर निकल गया। बाहर बाई वेई खड़ा था, जिसने फूलों की सजावट वाली बैंगनी पोशाक पहनी थी। बाई वेई निश्चित रूप से एक सुंदर पुरुष था, लेकिन सूरज की रोशनी में वह वास्तव में एक सुंदर महिला का एहसास दे रहा था। वांग लिन ने इस व्यक्ति से एक निश्चित दूरी बनाए रखी और कहा, मुझे आश्चर्य है कि तीसरे भाई का क्या काम है।
बाई वेई ने एक सुंदर मुस्कान दी, अपने निचले होंठ को काटा और कहा, बेशक मेरा कुछ काम है। सातवें भाई, तुमने अभी तक अपना टोकन और कपड़े नहीं लिए हैं। मैंने तुम्हारे लिए इन्हें प्राप्त किया और यहाँ लाया। इसके साथ उसने अपने दाहिने हाथ को लहराया और एक भंडारण की थैली वांग लिन की ओर उड़ गई। वांग लिन ने थैली पकड़ी और अपनी दिव्य चेतना से इसे स्कैन किया। थैली में वास्तव में 2 बैंगनी पोशाकें और एक बैंगनी टोकन था। वांग लिन ने अपने हाथ जोड़े और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बाई वेई मुस्कुराया, कोई बात नहीं। तुम अभी तक इस बैंगनी डिवीजन पर्वत से परिचित नहीं हो, क्या कहते हो मैं तुम्हें यहाँ का दौरा करवाऊं? वांग लिन की आंखों में एक अजीब रोशनी दिखाई दी और उसने साफ साफ मना कर दिया। वरिष्ठ शिष्य भाई, आपकी अच्छी इच्छा के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अभी खेती में व्यस्त हूँ, तो इसे किसी और दिन करते हैं। वांग लिन ने बोलते हुए 2 कदम पीछे हट लिया। उसे बाई वेई से बहुत अजीब एहसास हो रहा था और बाई वेई से बात करने से उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। बाई वेई ने मंद अभिव्यक्ति के साथ वांग लिन को देखा और नरम स्वर में कहा, सातवें भाई, मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है, लेकिन बैंगनी डिवीजन वास्तव में जटिल है। मैंने पूरी रात इस जानकारी को तुम्हारे लिए छांटा। क्या तुम वाकई इसे सुनना नहीं चाहते? वांग लिन ने थोड़ा सोचा, फिर उसने अपनी भंडारण की थैली पर थपथपाया और सफेद प्रकाश की एक चमक के साथ एक मेज और 2 कुर्सियां प्रकट हुईं। मेज पर एक चाय का सेट भी था। वांग लिन की आंखें साफ थीं क्योंकि वह बैठ गया और बोला, तीसरे भाई, कृपया बैठें। बाई वेई ने हल्के से मुस्कुराया और बैठ गया। उसने पहले वांग लिन के लिए एक प्याला भरा और फिर अपने लिए एक प्याला भरा। चाय का पात्र नीचे रखने के बाद उसने कहा, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम वही मानद शिष्य हो जिसके बारे में गुरुजी ने एक बार बात की थी। वांग लिन केवल मुस्कुराया लेकिन एक शब्द भी नहीं बोला। बाई वेई ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट लिया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, वांग लिन, वरिष्ठ शिष्य भाई से सावधान रहो। वांग लिन की अभिव्यक्ति शांत रही। उसने सिर उठाकर बाई वेई को देखा, बाकी की प्रतीक्षा करते हुए। बाई वेई ने चाय का प्याला नीचे रखा और धीरे धीरे बोला, वरिष्ठ शिष्य भाई बैंगनी डिवीजन में वह व्यक्ति है जिसने गुरुजी का सबसे लंबे समय तक अनुसरण किया है, इसलिए वह बहुत सी ऐसी चीजें जानता है जो हम नहीं जानते, जैसे कि गुरुजी दसियों हजार वर्षों से इस ग्रह पर क्यों हैं। ग्रह तियान युन पर ज्यादातर खेती करने वाले केवल हजारों वर्षों तक खेती करते हैं और बहुत कम लोग 10,000 वर्षों से अधिक रहते हैं। वरिष्ठ शिष्य भाई निश्चित रूप से ऐसी चीजों का सच जानता है। वांग लिन की आंखें गंभीर हो गईं। उसने पहले इस सवाल पर विचार किया था, लेकिन क्योंकि उसे ज्यादा जानकारी नहीं थी, उसने इसे ज्यादा गहराई से नहीं सोचा था। अब बाई वेई की बात सुनकर वह फिर से सोचने लगा। गुरुजी के पहले के सभी शिष्य कहाँ गए? न केवल तुम और मैं, बल्कि कोई और भी इसका पता नहीं लगा सकता। वरिष्ठ शिष्य भाई के अलावा एकमात्र व्यक्ति जो इस रहस्य को जानता हो सकता था, वह था पिछला 7वां भाई, सुन युन। मुझे संदेह है कि उसने उस समय संप्रदाय को धोखा देने का कारण यही था। वांग लिन ने थोड़ा सोचा। थोड़ी देर बाद वह धीरे धीरे बोला, तीसरे भाई, चूंकि कोई ठोस सबूत नहीं है, तो बेहतर है कि बेतहाशा अनुमान न लगाएं। बाई वेई की आंखों में एक हल्की रहस्यमयी रोशनी चमकी। उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, बैंगनी डिवीजन सभी डिवीजनों में सबसे कमजोर है, लेकिन यहाँ प्रतिस्पर्धा अभी भी बहुत अधिक है। वरिष्ठ शिष्य भाई लंबे समय से उस सच्चे शिष्य की स्थिति के लिए निशाना साध रहा है। वरिष्ठ शिष्य भाई को कम मत समझो, उसकी खेती पहले ऐसी नहीं थी। उस समय उसने सच्चे शिष्य की स्थिति के लिए छठे भाई के खिलाफ लड़ाई में असफलता प्राप्त की थी और गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके कारण उसका खेती स्तर बहुत गिर गया था। हालांकि वह बहुत दृढ़ है। उसने सैकड़ों वर्षों तक बंद दरवाजे की खेती की ताकि वह ठीक होने की तैयारी कर सके। दुर्भाग्यवश सुन युन प्रकट हुआ और उसने छठे भाई और वरिष्ठ शिष्य भाई को हराकर गुरुजी के सच्चे शिष्य की स्थिति प्राप्त की।
गुरुजी के जन्मदिन के उत्सव में, जो 3 महीने बाद होगा, बैंगनी डिवीजन का नया सच्चा शिष्य चुना जाएगा। जब तक छठा भाई वापस नहीं आता, तुम वह व्यक्ति हो जिसे वरिष्ठ शिष्य भाई को हटाना होगा। वांग लिन ने हल्के से भौहें सिकोड़ी और कहा, ओलसियर के साथ सच्चे शिष्यों का खिताब केवल एक खिताब है। इसके लिए क्यों लड़ना? बाई वेई चौंक गया। उसने वांग लिन को बहुत देर तक देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। केवल एक खिताब? सातवें भाई, क्या तुम समझते हो कि एक बार जब तुम ओलसियर के साथ सच्चे शिष्यों में से एक बन जाते हो तो तुम केवल कुछ लोगों के नीचे और दसियों हजार लोगों के ऊपर होते हो। हर खेती देश को तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाना होगा और तुम्हारे पास अनगिनत लोग होंगे जो तुम्हारे अनुयायी बनना चाहेंगे। इसके अलावा 7 सच्चे शिष्यों में से प्रत्येक को खेती के लिए एक पूरा खेती देश मिल सकता है। तुम ग्रह तियान युन पर कोई भी खेती देश चुन सकते हो या यहाँ तक कि आसपास के ग्रहों पर मौजूद देशों में से एक चुन सकते हो। और यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। तुम और मैं आत्मा परिवर्तन खेती करने वाले हैं और हम जो सबसे ज्यादा चाहते हैं वह है एसेंडेंट चरण तक पहुंचना। एसेंडेंट चरण तक पहुंचना मतलब है दांव की खोज करना या मरना। तुमने इसके बारे में पहले सुना होगा। जिस क्षण एक खेती करने वाला एसेंडेंट चरण तक पहुंचता है वह बहुत खतरनाक होता है। हो सकता है कि फिर से खेती करने का मौका भी न मिले। इसमें 10% जीवित रहने की दर है। लेकिन एक बार जब तुम 7 सच्चे शिष्यों में से एक बन जाते हो, गुरुजी व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करेंगे। हालांकि यह 100% नहीं हो सकता, वह इस संभावना को 30% तक बढ़ा सकते हैं। तुम बताओ, कौन प्रलोभित नहीं होगा? वांग लिन ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठीं। यह सब कुछ नहीं है। हमारे खेती स्तर के लोगों को जितने सेलेस्टियल जेड्स की आवश्यकता होती है वह अकल्पनीय है। हालांकि गुरुजी के शिष्य के रूप में तुम्हें मासिक भत्ता मिलता है, जैसे जैसे तुम्हारा खेती स्तर बढ़ता है यह पर्याप्त नहीं होगा। लेकिन एक बार जब तुम 7 सच्चे शिष्यों में से एक बन जाते हो, तुम्हें हेवनली फेट संप्रदाय के असीमित सेलेस्टियल जेड्स के स्टॉक तक पहुंच मिलेगी। क्या तुम अब तक प्रलोभित हुए हो? वांग लिन की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसके अलावा, अगर तुम्हें खिताब की परवाह नहीं है, एसेंडेंट चरण तक पहुंचने की परवाह नहीं है और सेलेस्टियल जेड्स की परवाह नहीं है, क्या तुम जानते हो कि एक बार जब तुम 7 सच्चे शिष्यों में से एक बन जाते हो तुम्हें गुरुजी की असली दांव विरासत मिलेगी? गुरुजी की विरासत कोई अस्पष्ट दांव नहीं है, बल्कि असली सेलेस्टियल जादू है। 100 साल तक सच्चा शिष्य रहने पर तुम्हें एक निम्न गुणवत्ता का सेलेस्टियल जादू मिल सकता है। यह एक पूर्ण निम्न गुणवत्ता का सेलेस्टियल जादू है। 1000 साल तक सच्चा शिष्य रहने पर तुम्हें एक और निम्न गुणवत्ता का सेलेस्टियल जादू मिलता है। तुम्हें खेती गठबंधन में और अध्ययन करने के लिए भेजा जाएगा और तुम वास्तव में खेती की दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाओगे। वांग लिन की आंखें गंभीर हो गईं और उसने एक एक शब्द करके पूछा, अगर मैं 1000 साल तक सच्चा शिष्य रहता हूं तो मुझे एक पूर्ण सेलेस्टियल जादू मिलेगा। क्या यह सच है? बाई वेई ने सिर हिलाया। यह पूरी तरह से सच है। हरी डिवीजन का सच्चा शिष्य ली शेंगनान 1000 साल से अधिक समय तक सच्चा शिष्य रहा है। 100 साल पहले उसे गुरुजी से एक पूर्ण निम्न गुणवत्ता का सेलेस्टियल जादू मिला। वह अभी भी बंद दरवाजे की खेती में इसका अध्ययन कर रहा है। एक बार जब वह बाहर आएगा उसकी ताकत अकल्पनीय स्तर पर होगी। वांग लिन की आंखों में एक रहस्यमयी रोशनी दिखाई दी। थोड़ा चुपचाप सोचने के बाद उसने सिर हिलाया और फिर खड़ा हो गया। उसने बाई वेई के सामने हाथ जोड़े और कहा, तीसरे भाई, मैं थक गया हूं। मैं तुमसे किसी और दिन बात करूंगा। मैं तुमसे मिलने आऊंगा। बाई वेई मुस्कुराया और खड़ा हो गया और बोला, कोई बात नहीं। फिर मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। सातवें भाई, अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझे ढूंढ सकते हो। इसके साथ बाई वेई खड़ा हुआ, अपने हाथ जोड़े और मुड़कर चला गया। जिस क्षण वह मुड़ा
उसके चेहरे पर मुस्कान बिना किसी निशान के गायब हो गई और उसकी जगह एक उदास अभिव्यक्ति ने ले ली। वरिष्ठ शिष्य भाई, तुम 7 सच्चे शिष्यों में से एक बनना चाहते हो, लेकिन जब तक मैं बाई वेई जीवित हूँ मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें हर बार असफल कर दूंगा। यही एकमात्र तरीका है जिससे मैं उस समय तुमने मेरे साथ जो किया उसका बदला ले सकता हूँ। वांग लिन पर्पल फॉरेस्ट पवेलियन में लौटा और उसकी आंखें चमक उठीं। पहले वांग लिन को एक पूर्ण निम्न गुणवत्ता सेलेस्टियल जादू का मूल्य नहीं पता था, लेकिन सितुनान के साथ 1 महीने तक रहने और 3 घातक जादुओं को सीखने के बाद वांग लिन को सेलेस्टियल जादुओं की गहरी समझ हो गई थी। सितुनान द्वारा एक टूटे हुए सेलेस्टियल जादू से निकाले गए 3 घातक जादुओं में पहले से ही इतनी शक्ति थी, तो कोई केवल अनुमान लगा सकता है कि एक पूर्ण सेलेस्टियल जादू की शक्ति अकल्पनीय होगी। सेलेस्टियल्स 2 कारणों से शक्तिशाली थे, एक था सेलेस्टियल खजाने और दूसरा था सेलेस्टियल जादू। एक सेलेस्टियल जिसके पास उच्च गुणवत्ता के सेलेस्टियल खजाने थे और जो उच्च गुणवत्ता के सेलेस्टियल जादू जानता था, वह अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली था। जितना ऊंचा उनकी खेती होती उतना ही वे भयावह बन जाते। हो सकता है कि कुछ जादू हों जो सेलेस्टियल जादुओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, लेकिन जहां तक वांग लिन को पता था, केवल प्राचीन देवताओं की तकनीकें ही इसका मुकाबला कर सकती थीं। वांग लिन के पास तुसी की यादों से प्राचीन देवताओं की बहुत सारी तकनीकें थीं। हालांकि उन सभी की बहुत सख्त आवश्यकताएं थीं और उनकी मूल शरीर की वर्तमान खेती के साथ वह किसी का भी उपयोग नहीं कर सकता था। ओलसियर के साथ सच्चे शिष्य रोचक। वांग लिन की आंखें चमक उठीं, फिर उसने शिष्य के कपड़े पहने और पवेलियन से बाहर निकल गया। यह दोपहर का समय था। चमकता सूरज आकाश में ऊंचा था क्योंकि वांग लिन एक लंबी पोशाक पहनकर बाहर निकला। उसकी पोशाक हवा में लहरा रही थी, जिससे उसे एक सुंदरता का एहसास हो रहा था। जैसे ही वह बैंगनी डिवीजन में चल रहा था, जब भी कोई शिष्य उसे देखता वह रुक जाता, सम्मानपूर्वक झुकता और उसे 7वां पूर्वज कहता। रास्ते में वांग लिन को धीरे धीरे कुछ समझ में आया। यह हेवनली फेट संप्रदाय ग्रह सुजाकू के संप्रदायों की तरह नहीं था, जहां मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता था। इसके बजाय यह प्राचीन तरीकों को बनाए रखता था, जिसमें पुराने लोगों का सम्मान किया जाता था और संप्रदाय में किसी की स्थिति इस बात पर निर्भर करती थी कि वे कब संप्रदाय में शामिल हुए थे। इसके परिणामस्वरूप वांग लिन जैसे किसी के अलावा जो अचानक प्रकट हुआ था, यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी रैंक बहुत स्थिर थे बिना किसी समस्या के। यही कारण था कि भले ही सुन युन पहले से ही 7 सच्चे शिष्यों में से एक बन चुका था, उसे फिर भी झाओ जिंगशा को मिलने पर वरिष्ठ शिष्य भाई कहना पड़ता था। बैंगनी डिवीजन बहुत बड़ा था। उसने इस क्षेत्र को कई बार जांचा था, इसलिए वह रास्ते से अपरिचित नहीं था। इस बार उसका गंतव्य बैंगनी डिवीजन का खजाना पवेलियन था। यह पवेलियन वह जगह थी जहां शिष्य गोलियां और आत्मा पत्थर प्राप्त करते थे। यहीं से बाई वेई ने वांग लिन का टोकन और कपड़े प्राप्त किए थे। ओलसियर के शिष्य के रूप में उसे विशेष विशेषाधिकार प्राप्त होते थे, जैसे कि मासिक सेलेस्टियल जेड का भत्ता। बाई वेई से इसके बारे में सुनने के बाद उसने यहाँ आने का फैसला किया। अगर मैं 7 सच्चे शिष्यों में से एक की स्थिति के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूँ तो मेरी खेती को मध्य चरण आत्मा परिवर्तन तक पहुँचना होगा। ग्रह तियान यून पर मैं वांग लिन एक दबंग व्यक्ति बनूंगा। यह अपनी ताकत छिपाने की जगह नहीं है। अगर मैं कमजोरी दिखाऊंगा तो मैं तुरंत किसी के जूतों के नीचे आ जाऊंगा। यहाँ तक कि ओलसियर भी इसे अनुमति देता है, वरना पहले की लड़ाई नहीं हुई होती। चूंकि ऐसा है, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस हेवनली फेट संप्रदाय में कितना ऊंचा चढ़ सकता हूँ। जब तक मैं गुरुजी की निचली रेखा को पार नहीं करता, मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। रिनेगेड इममॉर्टल एपिसोड 487 स्वॉर्ड इंटेंट। खजाना पवेलियन बैंगनी डिवीजन के केंद्र में एक विशाल मंच पर था, जो पहाड़ों से निकला हुआ था। इस पवेलियन में कुल 9 मंजिलें थीं और दूर से देखने पर इससे निकलने वाली घनी आध्यात्मिक ऊर्जा एक छतरी की तरह दिखती थी। यह पवेलियन हरे जेड टाइल्स से बना था। इमारत का बाहरी हिस्सा प्राचीन लगता था,
जैसे कि समय के प्रवाह ने इसे अनगिनत बार शुद्ध किया हो। कुछ हरे जेड टाइल्स तो ग्रे भी हो गए थे। हरे जेड टाइल्स की दरारों से कुछ हरी लताएं उग रही थीं, जो इमारत के कुछ हिस्सों को ढक रही थीं। लता के प्रत्येक हिस्से पर एक बैंगनी फूल उग रहा था, जो एक ऐसी सुगंध छोड़ रहा था जो लोगों के दिलों को हिला देती थी। पवेलियन के नीचे एक विशाल संरचना थी। यह संरचना पूरे मंच पर फैली हुई थी और खजाना पवेलियन इसके केंद्र में था। दूर से यह संरचना यिन और यांग के एक साथ मिलने की तरह दिखती थी, जिसके बीच में अराजकता का एक एहसास पैदा हो रहा था। संरचना के अंदर 3 शक्तिशाली आभाएं भी थीं, जो ऐसा लग रहा था जैसे वे इससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। इन 3 आभाओं ने 3 सफेद निशान बनाए, जो संरचना के अंदर घूम रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वे कभी एक दूसरे से टकराते नहीं थे। वर्तमान में खजाना पवेलियन के बाहर एक व्यक्ति कमल की मुद्रा में बैठा था। यह व्यक्ति एक मध्यम आयु का पुरुष था, जिसने काली पोशाक पहनी थी। उसकी भौहें तलवारों की तरह थीं, उसकी त्वचा जेड की तरह सफेद थी, और उसकी दाढ़ी, जो 3 हिस्सों में बंटी थी, हवा में लहरा रही थी, जिससे उसे एक सेलेस्टियल का आभास हो रहा था। इस व्यक्ति की खेती पूरी तरह से छिपी हुई थी। जब तक किसी की खेती का स्तर उससे ऊंचा न हो, उसके लिए इस व्यक्ति को देख पाना बहुत मुश्किल होता। वह वहां शांत अभिव्यक्ति के साथ बैठा था, जैसे कि दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता हो। अभी उसका सारा ध्यान उसकी गोद में रखी वस्तु पर केंद्रित था। इस व्यक्ति की गोद में एक 7 फीट लंबी तलवार थी। तलवार पूरी तरह से हरी थी और उससे भूतिया रोशनी निकल रही थी। सूरज की रोशनी में आसपास का क्षेत्र इस हरी रोशनी से ढक गया था, जिससे आसपास की हर चीज हरी दिख रही थी। वांग लिन खजाना पवेलियन के बाहर कई दर्जन फीट की दूरी पर खड़ा था और वहां बैठे व्यक्ति को घूर रहा था। इस व्यक्ति की खेती देर रात आत्मा गठन के शिखर पर है, लेकिन उसके अंदर एक बहुत अच्छी तरह से छिपा हुआ तलवार का इरादा है। मध्यम आयु का व्यक्ति अपनी आंखें खोलकर वांग लिन को पास में खड़े देखा। वह चौंक गया और जल्दी से खड़ा हो गया, अपने हाथ जोड़े और सम्मानपूर्वक बोला, शिष्य झांग जियांगफान 7वें पूर्वज को नमस्कार करता है। वह हरी तलवार हरे प्रकाश की किरण में बदल गई और उसके शरीर में गायब हो गई। वांग लिन की नजर झांग जियांगफान के माथे पर पड़ी और फिर उसने शांतिपूर्वक पूछा, क्या तुम मुझे अपनी उड़ने वाली तलवार दिखा सकते हो? झांग जियांगफान चौंक गया। उसने सिर हिलाया और बोला, शिष्य की उड़ने वाली तलवार एक साधारण वस्तु है। मैंने इसे संप्रदाय के बाहर एक दुकान से प्राप्त किया था और इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। अगर 7वां पूर्वज इसे देखना चाहता है तो यह स्वाभाविक रूप से ठीक है। इसके साथ उसने अपने भौहों के बीच इशारा किया और एक धीमी दहाड़ निकाली। एक हरी रोशनी बाहर निकली, 7 फीट लंबी तलवार का रूप लिया और तलवार के भजनों की लहरें छोड़ने लगी। वांग लिन की आंखें शांत थीं क्योंकि उसने अपने हाथ से तलवार को पकड़ा। जब उसने तलवार को पकड़ लिया तो उसने इसे अपनी ओर खींचा और ध्यान से निरीक्षण करने लगा। पहले जब झांग जियांगफान ने उड़ने वाली तलवार को हटाया था, तब वांग लिन ने जो तलवार का इरादा महसूस किया था वह गायब हो गया था। अब जब उसने तलवार को फिर से बुलाया तो वांग लिन को एहसास हुआ कि पहले जो तलवार का इरादा महसूस हुआ था वह झांग जियांगफान से नहीं बल्कि इस उड़ने वाली तलवार से था। जब वांग लिन ने अपनी बाईं उंगली से तलवार को धीरे से छुआ तो उसका दिल कांपने लगा। अगर कोई और होता तो इस तलवार पर तलवार का इरादा महसूस करना बहुत मुश्किल होता। अगर किसी और को यह मिलता तो वे समझ जाते कि यह तलवार सामान्य नहीं है। हालांकि जब वांग लिन ने इस तलवार के इरादे को महसूस किया तो उसका दिल कांप उठा। इस तलवार के इरादे को महसूस करने पर एक बहुत परिचित एहसास उसके दिल में भर गया। झो यी वांग लिन सोच में डूब गया। इस तलवार पर तलवार के इरादे का एक छोटा सा निशान स्पष्ट रूप से वह तलवार का इरादा था जो झो यी ने तब छोड़ा था जब वह तलवार की आत्मा में बदल गया था। उस समय झो यी ने तलवार संत लिंग तियानहो का पीछा किया था। तब से वह 100 साल से अधिक समय तक गायब था।
यह पहली बार था जब उसने झो यी के तलवार के इरादे को महसूस किया था। अगर उसने पगोड़ा के नीचे झो यी के डोमेन को समझने में बहुत समय नहीं बिताया होता, तो उसे एक नज़र में यह जानने का कोई तरीका नहीं होता कि यह तलवार का इरादा झो यी से था। इस तलवार में तलवार के इरादे का केवल एक छोटा सा निशान था। इस तलवार के इरादे को महसूस करने के बाद वांग लिन ने थोड़ा सोचा और उड़ने वाली तलवार को रगड़ा। तलवार अचानक चमकदार हरी रोशनी में चमकने लगी और उसमें से हरे प्रकाश की एक किरण निकली। हरी रोशनी एक हरे तारे में बदल गई और वांग लिन के सामने तैरने लगी। तारे को देखकर वांग लिन ने एक आह भरी। उसने तारे को पकड़ा, झांग जियांगफान को देखा जो नहीं जानता था कि क्या करना है, और बोला, इस तलवार में मेरे एक पुराने दोस्त का तलवार का इरादा है, इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ। हालांकि मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। यह लो, यह जेड। इस जेड पर 18 प्रतिबंध हैं। इन्हें किसी भी उच्च गुणवत्ता या उससे कम की उड़ने वाली तलवार पर लगाओ और वे उसकी शक्ति को कई गुना बढ़ा देंगे। इसके साथ वांग लिन ने अपनी भंडारण की थैली पर थपथपाया। उसके हाथ में एक जेड प्रकट हुआ और उसने इसे झांग जियांगफान की ओर फेंक दिया। हरी उड़ने वाली तलवार के लिए वांग लिन ने उसे भी वापस कर दिया। हालांकि झांग जियांगफान ने सम्मान का भाव दिखाया, उसकी आंखों में नुकसान का दर्द दिखाई दे रहा था। उसने जेड को ज्यादा उम्मीदों के बिना स्वीकार किया और अवचेतन रूप से इसे स्कैन किया, लेकिन वह तुरंत चौंक गया और एक आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति दिखाई। थोड़ी देर बाद उसने अचानक सिर उठाया और सम्मानपूर्वक बोला, धन्यवाद सातवां पूर्वज। झांग जियांगफान ने लंबे समय तक खेती की थी और बहुत कुछ देखा था, इसलिए वह तुरंत बता सका कि ये 18 प्रतिबंध साधारण नहीं थे। ये 18 प्रतिबंध सभी हमलावर प्रतिबंध थे, और जो और भी दुर्लभ था वह यह था कि इन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जा सकता था। झांग जियांगफान ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाया। वह चाहता था कि वह अभी बंद दरवाजे की खेती में चला जाए और 18 प्रतिबंधों को तुरंत एक उड़ने वाली तलवार पर अंकित कर दे। फिर उसे कभी भी देर रात आत्मा गठन के साथ ही खेती करने वालों से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये 18 प्रतिबंध केवल 2 समूहों के प्रतिबंध थे जिन्हें वांग लिन ने यूनक्वेजी के स्ट्रॉ हैट से अध्ययन किया था। ये प्रतिबंध ध्वज को अगले चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त भी नहीं थे। वांग लिन ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे कहा, मैं यहाँ अपने सेलेस्टियल जेट्स लेने आया हूँ। झांग जियांगफान ने जल्दी से सिर हिलाया और बोला, सातवां पूर्वज, आपको हर महीने 100 सेलेस्टियल जेट्स मिलते हैं। मुझे अपना टोकन दीजिए और मैं आपके लिए स्थानांतरण सरणी खोल दूंगा। वांग लिन चुप रहा और उसने अपने हाथ को लहराकर टोकन फेंक दिया। झांग जियांगफान ने इसे प्राप्त करने के बाद सम्मानपूर्वक कुछ कदम पीछे हट गया। फिर उसने जमीन की जांच की, अपनी उंगलियों से थोड़ा हिसाब लगाया और अंत में टोकन को जमीन पर दबा दिया। वांग लिन ने स्पष्ट रूप से देखा कि झांग जियांगफान ने तब दबाया जब तीनों आभाएं एक ही स्थान पर थीं। जैसे ही टोकन ने संरचना पर दबाव डाला, तीनों आभाएं टोकन की ओर बढ़ी। एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और झांग जियांगफान टोकन को और पकड़ नहीं सका, इसलिए वह कई कदम पीछे हट गया। लेकिन वह टोकन आकाश में तैरने लगा और तीनों आभाएं जमीन से बाहर निकलीं और टोकन के माध्यम से उड़ गईं। वे तेजी से और तेजी से चलने लगीं जब तक कि केवल बाद की छवियां एक दूसरे से जुड़ती नहीं दिख रही थीं। कई सांसों के समय बाद टोकन ने एक शक्तिशाली बैंगनी रोशनी छोड़ी जो आसपास के क्षेत्र पर चमक रही थी। फिर तीनों आभाएं टोकन से बाहर निकलीं और एक में मिल गईं। संयुक्त आभाएं खजाना पवेलियन की ओर उड़ गईं, 7वीं मंजिल के सामने रुकीं और एक विशाल प्रकाश का द्वार बन गईं। झांग जियांगफान ने जल्दी और सम्मानपूर्वक कहा, सातवां पूर्वज, कृपया टोकन के साथ प्रवेश करें। बिना एक शब्द बोले वांग लिन आगे बढ़ा, टोकन को पकड़ा और सीधे 7वीं मंजिल की ओर उड़ गया। यह प्रकाश का द्वार स्पष्ट रूप से स्थानांतरण सरणी का प्रभाव रखता था। जैसे ही वांग लिन ने इसके अंदर कदम रखा, उसकी आंखें धुंधली हो गईं, और जब वह फिर से स्पष्ट रूप से देख सका, वह एक ऐसी दुनिया में था जो सेलेस्टियल रियल्म की तरह थी।
यह जगह फूलों की सुगंध से भरी थी। एक नाले में साफ पानी बह रहा था। आकाश 7 रंगों के बादलों से ढका था और यहाँ तक कि कुछ क्रेन कभी कभी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। इस समय 7 रंगों के बादल तेजी से आकाश में एकत्र हुए और एक आकृति बनाई। वांग लिन इस आकृति का सटीक चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उससे सेलेस्टियल आध्यात्मिक ऊर्जा की लहरें आ रही थीं। टोकन। इस विशाल आकृति से एक शानदार आवाज आई। वांग लिन की आंखें शांत थीं क्योंकि उसने टोकन फेंक दिया। टोकन तेजी से विशाल की ओर उड़ गया। जब टोकन उसके करीब पहुंचा तो वह सुनहरे प्रकाश के कणों में ढह गया और विशाल में समा गया। थोड़ी देर बाद विशाल ने फिर से बोला, बैंगनी डिवीजन का 7वां शिष्य 103 वर्षों से सेलेस्टियल जेड्स नहीं ले गया है। क्या तुम इसे एक साथ लेना चाहते हो? वांग लिन चौंक गया। अपनी मानसिक शक्ति के बावजूद वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चौंक गया। उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं इसे पूरा लेना चाहता हूं। कुल 123, 600 टुकड़े। जैसे ही विशाल की आवाज गूंजी, अनगिनत सेलेस्टियल जेड्स विशाल के शरीर से बाहर उड़कर वांग लिन के सामने ढेर होने लगे। वांग लिन ने सेलेस्टियल जेड्स के ढेर को घूरा क्योंकि यह तेजी से बढ़ रहा था और उसका गला सूख गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि हेवनली फेट संप्रदाय सेलेस्टियल जेड्स इस तरह वितरित करता है। अगर एक शिष्य का स्थान दसियों हजार वर्षों तक खाली रहता है, तो क्या सेलेस्टियल जेड्स की मात्रा अकल्पनीय डिग्री तक जमा नहीं हो जाएगी? सेलेस्टियल जेड्स को दुर्लभ माना जाता है, तो हेवनली संप्रदाय के पास इतने क्यों हैं? वांग लिन ने गहरी सांस ली। इस समय सेलेस्टियल जेड्स पहले से ही एक छोटा पहाड़ बना चुके थे। उसकी आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने उन्हें जल्दी से अपनी भंडारण की थैली में डाल लिया। यह सब करने के बाद उसने अपनी भंडारण की थैली को छुआ। उसे अभी भी लग रहा था कि यह सब वास्तविक नहीं है। वह कड़वाहट से मुस्कुराया और सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग उसे देहाती मानते थे। उसका वर्तमान ज्ञान अभी भी पर्याप्त नहीं था। ये 1 लाख से अधिक सेलेस्टियल जेड्स पहले से ही उसकी आंखों को लाल कर देने के लिए काफी थे। अगर पहले कोई उसे रोकने की कोशिश करता, चाहे वह कोई भी हो, वांग लिन बिना किसी हिचकिचाहट के हमला कर देता। उसने गहरी सांस ली और फिर उसकी आंखें फिर से साफ हो गईं। अब जाकर वह सेलेस्टियल जेड्स के झटके से उबरा था। इस समय आकाश में विशाल आकृति धीरे धीरे गायब हो गई और 7 रंगों के बादलों में वापस बदल गई। आकाश में सुनहरे प्रकाश के कण थे जो धीरे धीरे टोकन में फिर से बन गए और वांग लिन की ओर बिजली की तरह उड़ गए। वांग लिन ने अपना दाहिना हाथ उठाया। जिस क्षण उसने टोकन को छुआ, एक अदृश्य बल ने उसे कई दर्जन फीट पीछे धकेल दिया और वह उस जगह से गायब हो गया।